हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष सर क्योमेंटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जीवों में जनन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें 2 लेक्चर तक हमने बताया था कि जीवों में जनन कैसे क्या होता है, जीवों में जनन के प्रकार क्या होते हैं, फिर जीवों के अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है, और अलैंगिक जनन से संबंधित जो बातें थी, अलैंगिक जनन में विधियां या अलैंगिक जनन से संबंधित पादपों में जैसे कायिक जनन या वर्धी जनन क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। तो बच्चों देखिए, लैंगिक जनन की भी कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे अलैंगिक जनन में होता था वैसे यहाँ पे लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं होती हैं। तो देखा जाए, जो लैंगिक जनन होता है उसको पूर्णतः कंप्लीट होने के लिए, पूर्ण होने के लिए 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। पहला होता है निषेचन पूर्व घटनाएं, जिसे कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। दूसरा होता है निषेचन फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है निषेचन पश्च घटनाएं, यानी कि हम कह देंगे इसे जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती हैं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं जानने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग को समझना है। देखिए, जब क्या होता है, कोई भी जीव परिपक्व होता है तो उसमें परिपक्व होने के बाद लैंगिक जनन करने की क्षमता शुरू हो जाती है। और लैंगिक जनन करने की क्षमता जब शुरू होती है तो उसके लिए क्या होता है, उसके शरीर में क्या होता है, निषेचन करने के लिए उसके पहले क्या होता है कि कोशिकाएं आपस में विभाजित होती हैं। विभाजित होने के बाद क्या करती हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो इसको हमने देखा जाए तो निषेचन पूर्व जो घटनाएं होती हैं 2 क्रियाओं के फलस्वरूप पूर्ण होती है। पहला होता है युग्मक जनन और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। अगर युग्मक जनन को कहा जाए तो इसे कहेंगे गैमीटोजेनेसिस, और युग्मक स्थानांतरण का मतलब होता है गैमीट ट्रांसफर कहते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर देखा जाए गैमीटोजेनेसिस की बात करते हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं, पहले देखिए क्या लिखा है, जीवों में युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण को सम्मिलित रूप से निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। यानी कि अगर युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण को पूरा पढ़ा जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं आगे युग्मक जनन की, तो युग्मक जनन का मतलब क्या होता है, ये देखिए युग्मक जनन क्या है। युग्मक जनन का मतलब होता है कि जीवों में लैंगिक कोशिकाओं द्वारा, लैंगिक कोशिकाएं मतलब जो जनन करने में भाग लेती हैं कोशिकाएं, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक कोशिकाएं कहते हैं। तो जीवों में लैंगिक कोशिकाओं द्वारा नर तथा मादा युग्मकों के निर्माण की क्रिया को या प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, युग्मक जनन कहते हैं। यानी कि अगर देखा जाए, युग्मक जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। तो हम कह सकते हैं जो युग्मक जनन होता है, यहाँ पर एक नर युग्मक का निर्माण होगा, एक मादा युग्मक का निर्माण होगा। अगर देखा जाए युग्मक जनन के दौरान क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है, यानी कि अगर देखा जाए लैंगिक कोशिकाएं जो होती है, लैंगिक जनन में भाग लेने वाली कोशिकाएं जो होती हैं, अगर उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी, युग्मक कोशिकाएं जो बनेंगी या युग्मक जो बनेगा उसमें क्या हो जाएंगी, आधी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं इसे अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जिसके परिणाम स्वरूप एक अगुणित मतलब होता है, अगर द्विगुणित कोशिका है तो उसका विभाजन होने के बाद अगुणित कोशिका बनती है, अर्थात अगर डबल गुणसूत्र है तो उसका आधा हो जाएगा, तो अगुणित कोशिकाएं बनती है, और अगुणित कोशिका को ही क्या कहते हैं हम लोग, युग्मक कहा जाता है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो जो युग्मक होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक समयुग्मकी होता है, दूसरा क्या होता है, विषम युग्मकी। इसे कैसे जानेंगे, समयुग्मकी क्या है, विषम युग्मकी क्या है। देखो, संरचना के आधार पर, यानी कि जब युग्मक का निर्माण होता है तो कुछ जीवों में जो युग्मक बनते हैं वो एक जैसे
एकदम एग्जैक्ट एक जैसे दिखते हैं, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, आकृति आकार हूबहू होता है, सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, तो हम कहेंगे वो क्या कहलाएगा, समयुग्मकी। यानी कि युग्मक जनन के बाद जो बना युग्मक है अगर सेम प्रकार का है, एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, समयुग्मकी कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है, क्लाइडोफोरा नामक शैवाल में होता है, समयुग्मकी युग्मक होता है। अगर दूसरी बात करें विषम युग्मकी की, तो विषम युग्मकी में हम कहेंगे अगर देखा जाए तो युग्मक जनन के बाद जो बना युग्मक है वह संरचना में अलग अलग हो जाए, नर अलग हो जाए, मादा अलग हो जाए। यानी कि इसमें उसमें क्या होता था, बना युग्मक दोनों नर और मादा दोनों समान रहते थे, लेकिन इसमें नर और मादा दोनों युग्मक क्या हो जाएंगे, अलग अलग आकृति और आकार के हो जाएंगे, तब उसे क्या कहा जाएगा, विषम युग्मकी युग्मक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मानव या अन्य उच्च प्राणी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि ये हो जाएगा। अब कुछ नोट पॉइंट से जुड़ी बातें हम लोग पढ़ेंगे। जीवों में लैंगिकता क्या होती है, जीवों में लैंगिकता के लिए हम लोगों को कुछ जानना है। जैसे आप देखें तो जीवों में लैंगिक जनन के लिए क्या होता है, 2 जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए जो जीवों में लैंगिक जनन होता है उसमें कुछ ऐसे पादप और जंतु आते हैं जिनमें नर और मादा युग्मक के निर्माण के लिए जो नर और युग्मक जनन नर और मादा युग्मक के निर्माण के लिए जो कोशिकाएं होती हैं, दोनों नर और मादा युग्मक के लिए दोनों कोशिकाएं एक ही जीव में पाई जाती हैं, चाहे वो पादप है कुछ या कुछ जंतु हैं। तो हमने कहा कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस आधार पर जो कुछ में दोनों नर और मादा दोनों अलग अलग में पाए जाएंगे, कुछ में एक ही पाए जाएंगे। इस आधार पर इसे 2 प्रकार से बांटा गया है। एक होते हैं क्या जीव, एक लिंगी होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। अब एक लिंगी या उसी को कहते हैं विषम थैलेसी, यानी कि इसमें क्या होगा, नर और मादा दोनों का निर्माण करने वाले जो जनन कोशिकाएं होंगी अलग अलग जीवों में पाया जाएगा। यानी एक ही जाति के 2 अलग अलग जीव होंगे, जिसमें नर युग्मक के निर्माण के लिए अलग जीव होगा, मादा युग्मक के निर्माण के लिए अलग जीव होगा, तो उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी या विषम थैलेसी कहते हैं, डायोसियस यानी हेटेरोथैलिक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए पपीता, खजूर, मार्केंसिया, काकरोच, तिलचट्टा जिसे कहते हो, एस्केरिस, ये सभी क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए द्विलिंगी या उभयलिंगी या समथैलेसी जिसे कहते हैं, या हम कहेंगे इसे क्या, मोनोसियस या होमोथैलिक, यानी कि ऐसे ये जीव होंगे जिनमें नर और मादा युग्मक के निर्माण के लिए जो कोशिकाएं होंगी एक ही जीव में पाई जाएंगी। और ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, कुकुरबिटा होगा, नारियल होगा, शकरकंद होगा, केचुआ प्राणी जो है ये भी क्या होता है, द्विलिंगी होता है। अब बात आती है, आप लोग समझ रहे हो, कुकुरबिटा मतलब कुकुरबिटेसी एक फैमिली होती, कुल होता है, जिसके अंतर्गत ककड़ी, खीरा, लौकी ये सब जो है आते हैं, कद्दू, तो हम कहेंगे ये सब क्या होते हैं, जितने होंगे ये सभी क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। तो ये हो जाएगा किसके बारे में, एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में। तो कुछ दूसरे जो पॉइंट यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जीवों के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अलैंगिक कोशिकाओं की क्या होती है, आधी होती है। यानी कि अगर आपको ये बात हमने बताया भी कि लैंगिक कोशिकाओं में जितना गुणसूत्र होगा उसका आधा युग्मकों में होता है। जैसे हमने अगर एग्जाम्पल की बात करें, मानव में देखा जाए लैंगिक कोशिकाओं गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और उसके युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी, यानी कि 23 हो जाती है। 23 नर में होगा, 23 मादा में होता है। कुछ यहाँ पे जीवों के नाम और उनके गुणसूत्रों की संख्या और युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या हमने NCERT का पूरा मेंशन किया है, आप लोग देख सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं। देखिए मानव में 46, तो आधा क्या होगा, 23। घरेलू मक्खी 12, आधा क्या हो जाएगा, 6। चूहा 42, आधा उसका 21। कुत्ता 78, इसका क्या हो जाएगा,
39 यानी कि 39 हो जाएगा। बिल्ली में 38 होता है, 38 होता है, जिसका हाफ क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। फल मक्खी में क्या होता है 8 होता है गुणसूत्रों की संख्या, जबकि इसका आधा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आफियोग्लोसस देखिए इसमें सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, आफियोग्लोसस में सबसे ज्यादा क्या है 1260 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें गुणसूत्रों संख्या अगर युग्मकों में देखा जाए तो उसका आधे क्या हो जाएगा 630 हो जाएगा। सेब में क्या होता है 34 होता है और इसका आधा 17 हो जाएगा 17, यानी कि धान में देखा जाए 24 है, इसका हाफ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरह मक्का में 20 है, इसका आधा क्या होगा 10 होगा। आलू में क्या 48 है, तो इसका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तितली में क्या है 380 है, इसका 190 हो जाएगा, यानी कि 190 हो जाएगा। और प्याज में 32 गुणसूत्र होते हैं, जिसका हाफ क्या हो जाएगा 16 यानी कि 16 हो जाएगा। तो बच्चों आगे हम लोग जो है अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक आपका होगा, देखते हैं क्या। देखिए आपका जो अगला टॉपिक होगा बच्चों युग्मक स्थानांतरण। इसमें युग्मक स्थानांतरण का मतलब होता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। अगर देखा जाए जीवों में अधिकांशतः नर युग्मक कैसा होता है गतिशील होता है, और जो मादा युग्मक होता है गतिविहीन होता है, उसमें गति करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते। जैसे अगर मानव में बात किया जाए, जो नर युग्मक शुक्राणु होता है वो क्या होता है उसमें पुच्छ पाया जाता है, जिसके कारण वो गतिशील हो जाता है। जबकि ओवम यानी कि अंडाणु जो होता है वो गतिशील नहीं होता है, वो जो है क्या होता है स्थिर रहता है। तो अब देखिए अगर देखा जाए जो ये युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया है, पादपों में इसे परागण के नाम से जाना जाता है, पॉलिनेशन कहते हैं। क्योंकि पादपों में क्या होता है पुष्प से निकला जो परागकण है वो स्थानांतरित होकर हम कहेंगे मादा जननांग के एक भाग जिसका नाम वातिकाग्र है उस पर स्थानांतरित होता है। तो हमने कहा कि ये परागण होता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो प्रक्रिया है यह वायु, जल, कीट और अन्य जंतु जैसे हमने कहा कि मानव या अन्य जंतुओं द्वारा भी होता है। तो ये हमने देखा निषेचन के पूर्व घटनाएं। अब बात आती है निषेचन की, तो निषेचन क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए बच्चों निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन अब तक देखिए युग्मक का निर्माण हुआ था युग्मक जनन में, युग्मक जनन के बाद युग्मक का स्थानांतरण हुआ। अब युग्मक के स्थानांतरण के बाद क्या हो जाएगा वो युग्मक आपस में आकर मिलेंगे, क्योंकि एक दूसरे के पास आ चुके हैं, आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद क्या होता है आगे की प्रोसेस करेंगे। तो हमने कहा कि अगर देखा जाए युग्मक स्थानांतरण के पश्चात जीवों में नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं बोलिए क्या कहेंगे निषेचन कहते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए जीवों में जो निषेचन प्रक्रिया होती है वह दो प्रकार की होती है। एक तो हम कहेंगे बाह्य निषेचन होता है, दूसरा होता है आंतरिक निषेचन या अंतःनिषेचन, यानी हम कह सकते हैं एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो बाह्य निषेचन क्या होता है उसके बारे में हम लोग सुनते हैं। अगर आपको ये चीज लग रहा है कि इसका डेफिनेशन नहीं लिखवाया है तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो बाह्य निषेचन जो होता है निषेचन इसमें क्या होगा कि वह प्रक्रिया होगी जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक जो होगा जीव शरीर के बाहर आपस में मिलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर के बाहर नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बाह्य निषेचन कहते हैं। और ये कहाँ होता है देखा जाए तो शैवाल में होता है, मछलियों में होता है तथा मेढक में होता है। बच्चों अब हम बात करेंगे अगला क्या होगा आंतरिक निषेचन की बात करते हैं। आंतरिक निषेचन का मतलब ये होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या हो
कि नर तथा मादा युग्मक जीव शरीर के भीतर होता है। जीव शरीर के क्या होता है? भीतर होता है। यानी कि नर तथा मादा युग्मक जीव शरीर के क्या होते हैं? भीतर मिलते हैं, जीव शरीर के अंदर मिलते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाएगा? बोलिए, ब्रायोफाइट वर्ग के पौधों में, टेरिडोफाइट वर्ग के पौधों में। और कहाँ पाया जाएगा? बोलिए, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधों में, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधों में, और हम कहेंगे स्थलीय प्राणियों में, मानव सहित सब में क्या होता है कि आंतरिक निषेचन होता है। अब हमने देखा तो ये तो निषेचन। अब निषेचन पश्च घटनाएं क्या होती है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। निषेचन पश्च घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए बच्चों, निषेचन के पश्चात युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी कि जब नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं, निषेचन हो जाता है, तो उसके बाद एक द्विगुणित संरचना यानी कि कोशिका का निर्माण होता है। और उस कोशिका को क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। तो जाइगोट के निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहा जाएगा? निषेचन पश्च घटनाएं कहा जाएगा। और देखिए बच्चों, अगर देखा जाए तो आप देखिए यहाँ लिखा भी है, युग्मनज एक द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित का मतलब क्या होता है? द्विगुणित का मतलब होता है कि युग्मक में जो गुणसूत्रों की संख्या है, वह युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? डबल हो जाती, दुगनी हो जाती है। युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या की दुगनी हो जाती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? द्विगुणित संरचना कहते हैं। अगर देखा जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मानव में क्या होता है? शुक्राणु नर युग्मक होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। इसी प्रकार अंडाणु यानी कि ओवम में जो है क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या भी 23 होती है। जब ये आपस में निषेचित हो जाते हैं, निषेचन के बाद क्या होता है? जब युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 46 हो जाती है, यानी कि डबल हो जाती है, द्विगुणित हो जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें युग्मनज में विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक जो है प्रकार की कोशिकाएं बनती है और एक अलग संरचना का निर्माण होने लगता है, जिसे भ्रूण कहा जाता है। तो अगर देखा जाए तो जो ये थोड़ा सा एक लाइन में बोलने जा रहा हूँ जो एनसीईआरटी ने ज्यादा मेंशन किया, उसके बारे में थोड़ा सा इस पे केयर कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि युग्मनज क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर देखा जाए कि युग्मनज अगर है तो युग्मनज के पहले की पीढ़ी है, और युग्मनज जब बन जाएगा तो जैसे युग्मनज बनेगा उसके बाद जो है अगली पीढ़ी प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो दो पीढ़ियों के बीच की कड़ी का कार्य करता है कौन? युग्मनज करता है। अगर देखा जाए तो यही जो है युग्मनज आगे चलकर किसी भी प्रजाति की निरंतरता को सुनिश्चित करती है, किसी भी प्रजाति को लगातार बनाए रखती है, क्योंकि युग्मनज बनता रहेगा तो नई प्रजातियां भी बनती रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो युग्मनज होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक आपका क्या आएगा? ये देखिए भ्रूणोद्भव। अगला टॉपिक क्या आ जाएगा? भ्रूणोद्भव। तो देखिए भ्रूणोद्भव का मतलब क्या है? भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उद्भव, यानी कि भ्रूण जो है क्या होता है? वह उद्भव होता है, उसका निर्माण होता है, विकास होता है। तो बताइए, अभी तक तो युग्मनज बना है ना, युग्मनज में तमाम प्रकार की क्रिया हो रही है ना, एक कोशिका बनने जा रही है, वो भी दुगुणित होगी और उस कोशिका में विशेष प्रकार के ऊतक बनेंगे और अंग बनेंगे, यानी हम कह सकते हैं जिसे भ्रूण कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी
किसी जीव में युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहा जाएगा? भ्रूणोद्भव कहा जाता है। तो ये तो भ्रूणोद्भव की बात हो गई। अब अगर देखा जाए तो जो भ्रूणोद्भव के दौरान क्या होता है, भ्रूणोद्भव के दौरान क्या होगा कि युग्मनज की कोशिका में वृद्धि होगी, कोशिका का विभाजन होता है, जिसके कारण कोशिका में क्या होती है? वृद्धि होती है, और कोशिका का विभेदीकरण होता है, यानी कि रूपांतरण होना शुरू हो जाता है, मॉडिफिकेशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? कोशिकाओं का समूह बनता है, और उस समूह से ऊतक का निर्माण होता है, और विशेष प्रकार के ऊतक के बाद क्या होता है? विशेष प्रकार के अंगों का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार हम कहेंगे पूर्णतः भ्रूण विकसित हो जाता है। तो ये जो है प्रक्रिया होती है। और देखा जाए तो ये जो है चैप्टर अब समाप्त हुआ। तो बच्चों, आप लोग जितना भी पढ़ाया जाए आप जो है क्या करिए, उसको पढ़िए। और हम तो कहेंगे एनसीईआरटी जो बायोलॉजी दिया गया है वो आपके लिए सफिशिएंट है। मैं जितना पढ़ाऊंगा आपको जो है, जितना इसमें नोट्स देता रहूंगा, आप उतना पढ़ लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि इससे को पढ़ लेने से आप अगर सोच रहे हैं आगे चलकर हम नीट की तैयारी करें तो उसके लिए भी बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करिए, जितना पढ़ाया जाए उसको पढ़िए, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। और आपके मन में कोई जो है क्वेश्चन बनता है तो आप हमें कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब जो है दे दूंगा और आप जो है संतुष्ट हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। आप जो है आप खूब मन लगाकर पढ़िए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो उसका भी कमेंट लिखिए, मैं अथक प्रयास करूंगा आपको समझाने का। बस इतना ही, धन्यवाद।